आज मैं आपको रोटेशनल मोशन में कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जिससे आप उनके प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको समझाया था। अब उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें प्रश्न को सॉल्व नहीं करना होता है, बल्कि उसका एक डेफिनिट वैल्यू है जो पहले से फिक्स है, वो आपको बताना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप पहले से प्लानिंग कर लें जिसमें से कोई रेशियो पहले से ही फिक्स है कि ये इतना आ सकता है या आता है, तो वो आपका टाइम टेकन जो है रिड्यूस कर देता है। और कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो नंबर बेसिस चेंज हो सकते हैं, तो वो तो आपको वहाँ सॉल्व करना होता है। तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि जैसे आप पढ़ते हैं रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन में किस तरह से हम उसकी ट्रांसलेटरी एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, टोटल एनर्जी को किस रेशियो में और कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप देखेंगे। और उनका क्या उसमें रोल रहता है, परसेंटेज में या उनके रेशियो में, उसको भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंबल आपको बता दें कि टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम ET लिख रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट रोल करते हुए, प्योर रोलिंग आगे बढ़ रहा है, तो उसके पास कुल गतिज ऊर्जा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, या तो इसको EKT लिखा जाए, शॉर्ट में हम AT लिख रहे हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में AT लिखा जाएगा। तो यहाँ पर स्थानांतरित या ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल, इस तरह से हमने सिंबल दे दिया। ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल, या इसको और भी लिख दें रोटेशनल। यहाँ पर ये टोटल है। कंडीशन ले रहे हैं फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग कंडीशन है फॉर प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में ये कंडीशन दी जा रही है, उसमें हम ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों का यूज कर रहे हैं। अब देखिए हम ई टोटल को किस तरह से इसमें रेशियो में लेकर सॉल्व करेंगे, या इनको हम किस तरह से आपस में कोरिलेट करेंगे, यहाँ से प्रूफ आप समझ सकते हैं। जैसे ये कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट है जिसको आप लेना चाहते हैं, चाहे ये रिंग हो सकता है या यहाँ पर सर्किल हो सकती है। रिंग को ही आप जो है सर्कुलर ले सकते हैं, डिस्क ले सकते हैं, या कोई स्फीयर भी हो सकता है जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहाँ कोई स्फीयर भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए आप इसको रोल करते हुए दिखा रहे हैं। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM है। यहाँ पर आप इसका रेडियस ले लीजिए। P ऑब्जर्व कोई पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, जो इसको टच कर रहा है। सर्किल में आप जानते हैं कि टच पॉइंट केवल एक ही होगा अगर ये नॉर्मल है। तो ये कोई बेस ले लीजिए जो टेंजेंट का काम कर रहा है और रोल कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी आप मान लीजिए ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ये ओमेगा ले लीजिए। ये सेंटर है जिसके अबाउट ये वेलोसिटी दिखाया जा रहा है, सेंटर ऑफ मास, ये हमने नोट कर लिया। तो आप कहते हैं कि ये प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग का सेंस होता है कि आप उसमें फ्रिक्शन को मेंशन नहीं करना चाहते हैं। तो अगर प्योर रोलिंग है तो आप कह सकते हैं कि 1 रिवोल्यूशन, या एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, वो जो है आप 2πr जो दिखा रहे हैं वो 2πr आना चाहिए। लीनियर में रोल करते हुए आगे बढ़ रहा हो तो 2πr और डिस्टेंस आना चाहिए। इसको हम अन्य वीडियो में इस तरह से बनाकर दिखाए भी हैं, ऐसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसके ऑब्जर्व पॉइंट को ये मान लीजिए, और ये रोल करते हुए यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ पर, और लास्ट में अपनी पोजीशन पर आ रहा है। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, जैसे ये यहाँ पर है, फिर उसने रोल करते हुए यहाँ पर आ गया, या इस तरह से ऑब्जर्व पॉइंट आगे भी आप देख सकते हैं। तो रोल करते हुए यह कहीं पहुँच गया, और फिर
इस तरह से इसमें मान लीजिए कि वो यहाँ पर आया, फिर अपने सेम पोजीशन पर वापस गया, तो आप कह सकते हैं कि इसमें टोटल डिस्टेंस यहाँ तक का पाई आर लिखेंगे तो ये पाई आर आगे भी होगा, और यहाँ से मान लीजिए कि ये पी है और फिर ये पी है न्यू पोजीशन पर, तो टोटल आपने देखा 2 पाई आर। ये समझाया गया है पहले भी। तो अगर ये रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है और फ्रिक्शन की कंडीशन नहीं है तो 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर के बाद, यहाँ पर लिया जा रहा है 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर के बाद जो न्यू पोजीशन होगी वो टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर के इक्वल होगा। तो ये कहा जाता है कि फॉर प्योर रोलिंग। अब प्योर रोलिंग में आपको ये भी दिया गया है कि VCM इक्वल टू आर ओमेगा, ये बताया गया है VCM इक्वल टू आर ओमेगा। आर अगर यहाँ कैपिटल लिख रहे हैं, यहाँ कैपिटल आर होगा, VCM इक्वल टू आर ओमेगा। ये देखिए, तो प्योर रोलिंग में अगर आप ये दिखाना चाहें रोटेशनल या टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर प्योर रोलिंग मोशन, टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर प्योर रोलिंग मोशन। तो इसमें ई टोटल या ई के टोटल, तो हम लिख रहे हैं इसमें हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, देखिए यहाँ पर ये टेंजेंट लाइन भी ले सकते हैं, तो जो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से सॉल्व होगा। एक आप यहाँ से लेंगे जो सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष है और ये टेंजेंट लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये हमने रिटर्न कर लिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, या आपने रीड किया होगा, हाफ आई को आप लिख सकते हैं यहाँ पर एम के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में प्लस ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए, यदि कोई ब्लॉक पे रोल करते हुए आगे बढ़ रहा हो तो जिसमें 1 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस ये 2 पाई आर हो, तो आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा होगा, और VCM की वैल्यू कांस्टेंट लिया गया है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर VCM इक्वल टू कांस्टेंट है। जब आप प्योर रोलिंग कह रहे हैं अबाउट टेंजेंट पॉइंट P, जिसमें ये टेंजेंट लाइन भी है, तो हाफ IP ओमेगा स्क्वायर ये लिखा गया। अब हम इसमें हाफ इन ब्रैकेट यहाँ पर IP को एम के स्क्वायर प्लस ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर ये रीड करेंगे। अब आप यहाँ पर आगे हाफ एम के स्क्वायर प्लस ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करके अलग अलग रिटर्न करना चाहते हैं तो देखिए हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए। अब आप जानते हैं कि कोई रिंग है या सर्किल है तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन सेंटर ऑफ मास और इस पॉइंट के लिए है RO के इक्वल होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आप के को R के इक्वल रखते हैं तो R ओमेगा भी के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसे कह सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ M R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर। अब आप यहाँ पर जो है R ओमेगा जो देख रहे हैं R ओमेगा, यहाँ से भी देखिए ये VCM का मान है स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात आप जो रिटर्न किए हैं यहाँ देखिए हाफ M VCM का स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ये आपने सॉल्व कर लिया।
तो फाइनल जब हम लोग डायरेक्ट लिखना होता है तो ये कहते हैं कि फॉर प्योर रोलिंग, तो आपको कन्फ्यूजन होता है। कहा जाता है प्योर रोलिंग, तो आपको लगता है कि ये कहाँ से आ गया, क्योंकि प्योर रोलिंग की बात हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि उसका एक्सिस कांस्टेंट है और केवल वहीं पर घूम रहा है। तो प्योर रोलिंग के टू कंडीशंस अलग अलग बताए जाते हैं। इफ इट्स सेंटर इज कांस्टेंट, तो वो भी एक प्योर रोलिंग की डिस्कशन है जिसमें बेसियम को जीरो किया जाता है, अर्थात उसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ अपने एक्सिस के अबाउट रोल करता है, ट्रांसलेटरी मोशन भी नहीं होता। बेसियम जीरो तो ट्रांसलेटरी मोशन जीरो हो गया, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, तो उसको आप जीरो कर देते हैं। जैसे ये टोटल जीरो हो जाता है। अब बचता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ई टी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हम इसकी वैल्यू रखते हैं और ये सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये जीरो हो जाता है। लेकिन जब वही ऑब्जेक्ट रोल करते हुए किसी प्लेन सरफेस पर आगे बढ़ता है और आप ये शो कर देते हैं कि वन रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस है वो 2πr है, तो आप ऐसे दिखा रहे हैं कि जो लीनियर पोजीशन आपने कहा कि बीसीएम है, अर्थात वो ट्रांसलेटरी मोशन तो ही है, और आपने कह दिया कि वन रेवोल्यूशन में जो क्षैतिज दूरी या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 2πr है, इस तरह से। तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि वो केवल रोल कर रहा हूँ, क्योंकि रोल करने में भी जो सरकमफ्रेंस होता है कंप्लीट वो 2πr के इक्वल होता है। तो वही आप लीनियर में दिखाना चाहते हैं, यही सरकमफ्रेंस बन रहा है, पूरा सर्किल का ये परिधि बन रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया जाता है प्योर रोलिंग। अब प्योर रोलिंग आप प्लेन पर लेंगे और ये फॉलो कराएंगे तो हम ये कंडीशन लिख दिए, क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो इसमें प्रूफ में बीसीएम भी आ गया, यहाँ बीसीएम आ गया क्योंकि आगे भी बढ़ रहा है। तो सेंस है कि इसमें फ्रिक्शन का प्ले आप नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होता तो जो ये डिस्टेंस है इसको लेस देन कहते हैं, तो तब कहते हैं एस इज लेस देन बाई 2πr, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, रिड्यूस करता है, धीरे धीरे उस डिस्टेंस को कम करता है और अंत में रोलिंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो एक चक्कर उतना कवर नहीं करेगा, अगली बार और कम करेगा और कम करेगा, अंत में रेस्ट में आ जाएगा। या तो हम ये कहें कि उसको वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होगी, एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से हम इसको मेंटेन करने के लिए या इसको मेंटेन करने के लिए फ्रिक्शन के अगेंस्ट लगातार फ्यूल खर्च करते हैं, तब ये मेंटेन होता है। अगर आप मेंटेन मान कर चल रहे हैं कि विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल फोर्स और पावर इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो फिर आप कहेंगे नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर दिए और इसको सॉल्व किया और ये आ गया। तो यही प्रूफ लिखा जाता है और आप टोटल एनर्जी को ऐसे याद करते हैं। इसको आप कहते हैं ट्रांसलेटरी और इसको आप कहते हैं रोटेटरी, जो कि वहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ट्रांसलेटरी प्लस यहाँ पर है रोटेशनल या रोटेटरी, इन दोनों का सम देखिए यहाँ लिखा हुआ है टोटल। तो अब आपको याद हो गया होगा कि शुद्ध घूर्णन गति में कुल ऊर्जा स्थानांतरित गतिज ऊर्जा प्लस सेंटर के अबाउट या द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घूर्णन गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो अब आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईसीएम में हम बॉडी के अनुसार इसका अलग अलग मान रखेंगे। जैसे सर्किल का होगा mr², सॉलिड स्फीयर का होगा 2/5 mr², इस तरह से होगा, कोई वैल्यू होगा रख दिया जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको हटाते हैं, जैसे देखिए यहाँ से अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा ये देखिए। कहा जाता है फाइंड रेशियो ऑफ रोटेशनल अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर प्योर रोलिंग मोशन,
फाइंड रेशियो ऑफ रोटेशनल अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी और प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन। ऐसे देखिए तो बहुत ईजी है। अब आप रख कर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड करके वैल्यू देख लीजिए क्या आएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ब्रेक कर रहे हैं, रोटेशनल अपॉन टोटल को रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी, आप इसको इसमें डिवाइड कर लें तो 1 अपॉन रोटेशनल बाई रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी बाई रोटेशनल, या 1 अपॉन 1 प्लस ट्रांसलेटरी अपॉन रोटेशनल। ये देखिए ये आ गया। अब ट्रांसलेटरी में अभी हमने मिटा दिया यहाँ पर हाफ mv/cm² और रोटेशनल में हाफ I ω²। ये आपने देखा। तो अलग से इसको सॉल्व करके समझ सकते हैं, जैसे ETR अपॉन ER देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखते हैं हाफ mv/cm², यहाँ पर लिखते हैं हाफ I/cm ω², ये लिखते हैं। हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे देखिए कैंसिल हो जाएगा। आप चाहें इसके पूरे रेशियो को ऐसे ब्रेक करके भी का जैसे कोई मान था पहले mR² ω² I/cm ω², इसको भी आप हटा दीजिए तो mR² बाई I/cm, इसको आप बीटा मान लीजिए, या इसको भी चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके जैसे इसमें आर के की जगह आपने यूज़ किया था तो mk² अपॉन I/cm ऐसे रख कर आप इनको आगे बढ़ सकते हैं। इनके रेशियो को अगर आप सॉल्व करना चाहें या बिना सॉल्व किए इसको आप चाहें तो बीटा मान लीजिए, बीटा ये देख सकते हैं। तो अगर आपने देखा कि इसको सॉल्व करने पर ये बीटा आ रहा है तो रेशियो देख लीजिए ER अपॉन 80, तो आप कहेंगे कि 1 अपॉन 1 प्लस बीटा, ऐसे कहेंगे अगर ये रेशियो आ रहा है तो। अब हम देखते हैं कि यहाँ बीटा का क्या सेंस होगा, हम इसको और शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं, इसको देखा जाए। तो चलिए यहाँ से देखिए I/cm = mk², हम इसका यूज कर रहे हैं। देखिए लेट कहीं पर अगर ये है I/cm मान लीजिए कि सॉलिड स्फीयर के लिख रहे हैं तो 2/5 mR² = mk², ये देखिए तो 2/5 = k²/r², यह हम सिंबल मीटा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर टेस्टिंग कर ले रहे हैं इसका। हम सॉलिड स्फीयर के लिए यहाँ रखे होते हैं तो mk² 2/5 mR², तो यहाँ पर ये मास कैंसिल हो जाता है और 5/2 k²/r² मान लीजिए कि रेशियो को शो किया गया है। अब आपने इस पूरे को बीटा अगर मान लिया है, सपोज कर लीजिए बीटा आपने मान लिया है, तो किसी में k को r के इक्वल लिखा गया था, जैसे यहाँ पर था k को r के इक्वल, तो अगर k r के इक्वल है तो 5/2 r²/r² = बीटा, तो बीटा का मान 5/2 आ गया। अर्थात अगर यहाँ पर देखा जा रहा है कि k²/r², जैसे यहाँ पर था k/r²,
तो यहाँ पर अगर हम रख कर सॉल्व करते हैं तो 2/5 तो 5/2, जैसे कि यहाँ पर 5/2 आ रहा है, तो 5/2 ये बीटा का मान आ जाता है। तो हम इनमें किसी एक पार्ट को यहाँ चेंज आ रहा है, रिवर्स आ रहा है, जो डायरेक्ट k/r² लिखा जा रहा है, इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ 2/5 आ रहा है। अर्थात यहाँ से जब अपान में रखेंगे बीटा को यहाँ, तो ये 1/बीटा को फॉलो कर जाएगा, क्योंकि अगर हमें 2/5 लेना है इस रेशियो में k²r², तो यहाँ पर रिवर्स है। देखिए ये रिवर्स है, अगर इसको हम इधर 1 पर रखें तो k²/r² = 2/5। अर्थात हम इसमें बीटा को बजाय 1/बीटा मान लें तो वो आप वैल्यू जो चाहते हैं यहाँ पर 2/5 आ जाएगा। आप रख कर देख लीजिए, इसमें mk² अपान 2/5 mr², मास कैंसिल हो गया, तो k²/r², यहाँ पर है ये 2/5 इस तरह से है। अगर ये कैंसिल हो जा रहा है कि आप इसको इक्वल ले रहे हैं कि r के, तो 1/2/5, और 2/5 को बीटा करना चाहते हैं तो 1/बीटा, तो ये 1/बीटा हो गया। अर्थात अगर हम इस पूरे रेशियो को 1/बीटा मान लें तो आप ये कह सकते हैं कि ETR/ER = 1/बीटा डायरेक्ट, या यही वैल्यू जो है यहाँ से k²/r² के इक्वल आ रहा है, k²/r² के इक्वल आ रहा है, ये बीटा 2/5 यहाँ से प्रूव करके दिखाया गया है। तो आपको ये फार्मूला मिल गया। तो ये हम समझाने के लिए इतना नोट किए हैं, डायरेक्ट आप वही पॉइंट याद कर लें जो आपको बताया गया अभी। अब देखिए कितना छोटा फार्मूला आपको मिल गया, इसमें सॉल्व कर लें तो आगे आ गया बीटा अपान 1 + बीटा। ये देखिए चार्ट में आपको एक फार्मूला मिल गया। क्या समझाया गया? क्लियर? कि अगर एग्जाम में कहता है घूर्णन गतिज ऊर्जा कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात, और किसके लिए? शुद्ध घूर्णन गति या कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार रोल करता है कि उसकी द्रव्यमान केंद्र की चालनीयत हो और बिना फिसले वो घूर्णन गति करता हो, जिसमें स्थानांतरित भी है और घूर्णन भी है। एनी ऑब्जेक्ट रोल्ड ऑन प्लेन सरफेस और इंक्लाइन सरफेस विदाउट स्लिपिंग। तो यहाँ पर बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, रोल्ड ऑन, शो किया जा रहा है, रोल्ड ऑन प्लेन सरफेस और इंक्लाइन सरफेस विदाउट स्लिपिंग। तो इस तरह से आपको ये फॉलो करना होगा जो अभी बताया गया, और इसमें कंडीशन दिया गया कि रेशियो ऑफ रोटेशनल अपान टोटल एनर्जी, तो बीटा अपान 1 + बीटा चालू हो गया। अब हम आपको दूसरा फार्मूला दे रहे हैं, जैसे देखिए रेशियो ऑफ ट्रांसलेटरी अपान टोटल एनर्जी, तो फिर से ब्रेक कर लीजिए, ट्रांसलेटरी अपान ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, तो ये स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, स्थानांतरित प्लस घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो 1/, अब इनमें से ये डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 + ER/ETR, ये देखें, तो 1/1 +, अब ये रिवर्स है, यहाँ का जो यहाँ पर था रिवर्स है, तो जो 1/बीटा था वो बीटा है, ये बीटा आ जाएगा क्योंकि उसका रिवर्स लिखा गया है, या यहाँ पर जो है r²/k² आ जाएगा। तो ये रेशियो आपको मिला।
एग्जाम में इन्हीं चीज़ों का ध्यान देना है। रोलिंग ऑन प्लेन सरफेस विदाउट स्लिपिंग, बिना फिसले शुद्ध घूर्णन गति के लिए, जिसमें स्थानांतरित गतिज ऊर्जा हो, घूर्णन गतिज ऊर्जा हो, कुल ऊर्जा कहा जाएगा या कुल गतिज ऊर्जा। अब रोलिंग का और टोटल का रेशियो बीटा अपान 1 प्लस बीटा। अब बीटा क्या है आपको समझाया गया कि बीटा को हम कैसे यूज करेंगे और किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, उसको आप रख कर यहाँ डिफाइन कर लीजिए। उसकी वैल्यू कोई आएगा आप रखिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए थर्ड, इसमें जैसे इसमें है ट्रांसलेटरी और रोटेटरी, इसी का डिस्कशन, ट्रांसलेटरी अपान रोटेटरी। तो डायरेक्ट इसका पार्ट जो है यहाँ पर 1 बाई बीटा, या इसका रिवर्स आप क्या दिखा रहे हैं, बीटा दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो इनको सॉल्व करके कोई ना कोई आंसर आता है, आप रखिए। जैसे हम प्रैक्टिस के लिए एक आप जो क्वेश्चन दे रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लीजिए। मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर का हम दे रहे थे, और सॉलिड स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, ये देखिए इस तरह से। तो सॉलिड स्फीयर के लिए देख सकते हैं हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ICM इक्वल टू MK स्क्वायर, सॉलिड के लिए लिखा जाएगा 2/5 MR स्क्वायर MK स्क्वायर, मास कैंसिल कर दीजिए, 2/5 इक्वल टू K स्क्वायर बाई R स्क्वायर, K स्क्वायर बाई R स्क्वायर। यहाँ से देखिए इसको आप जहाँ भी लिखा होगा 2/5 रख देंगे, 2/5 रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम इसको डिवाइड करके देखें कि ये रेशियो 2/5 किसके इक्वल आ गया है, तो आप यहाँ कह सकते हैं इसमें कि MK स्क्वायर अपान ICM का रेशियो है ये 2/5। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसका नंबर इधर आ जाएगा, ये आएगा इसमें MR स्क्वायर में कांस्टेंट रहेगा, यहाँ MR स्क्वायर M कैंसिल हो जाएगा, तो K स्क्वायर बाई R स्क्वायर का ही रेशियो 2/5 आ गया। तो अगर आपने इसको बीटा माना है, ये बीटा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो रेशियो आ जाएगा ट्रांसलेटरी अपान रोटेशनल का, ट्रांसलेटरी अपान रोटेशन का, ये टोटल है, ट्रांसलेटरी है, रोटेशनल है, यहाँ पर टोटल है, तो 1/1 प्लस बीटा, तो ये है 2/5 या 5/7। अब परसेंटेज देखा जाए कि कितना परसेंट इसमें एनर्जी है टोटल का, तो 5/7 इंटू 100, 500/7% ये एनर्जी है। तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, जितना आना क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से हम रोटेशनल में देख सकते हैं रेशियो रोटेशनल अपान ET, रोटेशनल अपान ET, यहाँ पर देख सकते हैं। जब रोटेशनल में आप देखेंगे ऐसे रोटेशनल में, तो रोटेशनल इफेक्ट में और टोटल में, तो रोटेशनल का यहाँ से देखिए कहीं पर है, जैसे रोटेशनल का है टोटल में, तो आप लिखे हैं ये बीटा अपान 1 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू है 2/5, 1 प्लस बीटा अभी आपने सॉल्व कर लिया था 7/5, तो 7/5 ये कैंसिल हुआ, 2/7
परसेंटेज में देखिए ET 2/7 इंटू 100 या 200/7%। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है प्योर रोलिंग में अगर आप ये दिखा रहे हैं कि फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट जो है प्लेन सरफेस पर रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है विदाउट स्लिपिंग, फिसल नहीं रहा है, तो उसमें ट्रांसलेटरी और टोटल का रेशियो अधिकतम आ गया किससे, रोलिंग वाले से। तो इसका परसेंटेज ज़्यादा है और इसका कम है, अर्थात जितना वो रोल कर रहा है उससे ज़्यादा वो इसमें ट्रांसलेटरी में आगे बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है ये कंफर्म हो गया होगा। तो हम नंबर ऑफ रोटेशनल इफेक्ट जो शो कर रहे हैं वहाँ देखिए 200/7 आया है, यहाँ पर 500/7 आ गया है। कैलकुलेशन वगैरह आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर 5 + 2 7, 5 ऊपर होगा। यहाँ पर जो था ये रखा गया था 2/5, तो 7/5 और यहाँ पर है 2/5, 5 कैंसिल है 2/7। तो ये क्लियर है। तो एग्जाम में हम सॉलिड का आपको बता रहे हैं, इस तरह से हॉलो का भी रख सकते हैं, डिस्क का ले सकते हैं। आपको एक फंक्शन याद करना है कि ये बीटा k²/r² = बीटा, जहाँ ज़रूरत है रख दीजिए, इजीली सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद है अगर आप प्रयास करें, इसमें कैलकुलेशन वगैरह आप चेक कर सकते हैं, कहीं से कोई रिवर्स हो तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। प्रोसेस यही है कि हम इनको सॉल्व करते समय अपने से भी ब्रेक करके देखें और जो शार्ट में लास्ट में कोई वैल्यू आता है उसका कोई सिंबल दे दें। डायरेक्ट आप इसको बीटा सिंबल दे दीजिए तो आपका अपना ट्रिक होगा। अगले वाले में ये 1/बीटा हो जाएगा। जैसे ER/AT में आपने इसके आधार पर k²/r² के आधार पर यहाँ पर 1/बीटा लिया था। आपको अपना कोई ट्रिक, जैसे इसको चाहे तो अल्फ़ा मान लीजिए, तो आपका फार्मूला 1/1 + अल्फ़ा हो जाएगा। उसी हिसाब से आप याद रखेंगे। तो दूसरे वाले में जो है 1/1 + 1/अल्फ़ा आ जाएगा या अल्फ़ा/1 + अल्फ़ा आ जाएगा। जो आप मानेंगे वो आपके हिसाब से वो फार्मूला बन जाएगा। फिर जब इसको आप याद करेंगे तो इसमें आपको ये रेशियो r² के टर्म में प्राप्त होगा और ये रिवर्स आप लिख कर चलेंगे। जैसे 2/5 के बजाय 5/2 लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे, कोई मान आ जाएगा। तो हम इसी तरह के पार्ट को करते हैं कि आप अपने से कोई सिंबल बनाइए जो इजी हो सकता है आप इससे भी बेहतर कोई सिंबल ले सकते हैं जो इजी है, और उनको अपने तरीके से एनालिसिस करके याद कर लीजिए तो आसान हो जाता है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समय भी बचता है, आसानी से आप आंसर भी दे लेते हैं। तो हमने कुछ ऐसे टिप्स पहले भी आपको बताए थे कि अगर आप यही इंक्लाइन सरफेस पर लेते हैं, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन स्मूथ इंक्लाइन सरफेस, तो आपको फॉर्मूले दिए गए हैं। जैसे देखिए ये इंक्लाइन सरफेस पर डिस्कशन है। एक्स कोई ऑब्जेक्ट ये रोल करते हुए चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसे इस पर डिस्कशन है। ये ऐसे है ये। तो अगर हम इस पर देते हैं VCM रोल करते हुए, जैसे इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेलोसिटी है, VCM है, और इनको सॉल्व करना है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर लीजिएगा। mgh = जैसे हमने अभी सॉल्व किया था 12 ICM ω² + 12 m VCM का स्क्वायर। इस पर रखकर जो भी प्रॉब्लम होगा आप सॉल्व करते जाइए। इसमें ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रहा है और रूलिंग में ये इसकी वृद्धि हो रही है। दोनों बैलेंस कर दिया है, जितनी कमी हुई उतना ये वृद्धि हो गया, दोनों इक्वल हो गया। यहाँ पर रखकर सॉल्व कर लेते हैं। वैसे जब आप सॉल्व करते हैं तो
यहाँ पर जो है ए का मान जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर आपने इसको बीटा माना था तो जी साइन थीटा अपान 1 प्लस बीटा, ये सब हो जाएगा। आप इसमें रख कर देख लीजिएगा। या अगर आप अल्फ़ा निकालते हैं तो ए बाई आर, आप इनको रख दीजिए। अल्फ़ा एंगल एक्सलेशन तो कह सकते हैं ए की जगह पर जी साइन थीटा अपान आर इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा। अल्फ़ा कोणीय त्वरण है, ये रेखीय त्वरण है, ये कोणीय त्वरण है, और ये इनका रिलेशन लिखा गया है। आप टॉर्क निकालना चाहते हैं, कोई बल आघूर्ण वगैरह, तो टॉर्क इक्वल टू वाई अल्फ़ा। ये आई का मान रखिए, अल्फ़ा का मान रखिए। अल्फ़ा यहाँ पर है, आई का मान जो दिया गया है रख दीजिए, तो टॉर्क ज्ञात हो जाता है। टॉर्क अगर किसी फ्रिक्शन द्वारा प्रोड्यूस किया गया है तो आप कह सकते हैं आर इंटू फ्रिक्शन फोर्स आई अल्फ़ा। तो अगर आप घर्षण द्वारा कोई टॉर्क प्रोड्यूस कराते हैं तो आई अल्फ़ा अपान आर, या देखिए त्वरण के पदों में तो इसको हटा दीजिए ए बाई आर, तो आई ए अपान आर स्क्वायर, ये घर्षण के टर्म में आ जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, फ्रिक्शन फोर्स आ गया। तो जो घर्षण बल है, फ्रिक्शन फोर्स है, वहाँ पर आप रख सकते हैं ये आई अपान आर स्क्वायर है। बाकी आप ए का मान रखेंगे तो जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स एम के स्क्वायर, आई का मान हम एम के स्क्वायर जी साइन थीटा अपान आर का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको अपान में लिख सकते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स एम जी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से देखिए ये रिवर्स आ गया, जो पहले के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर था इसको आप चाहे कोई नया नाम दे दीजिए। तो फ्रिक्शन फोर्स एम जी साइन थीटा 1 प्लस अल्फ़ा, इसको मान लीजिए अल्फ़ा इक्वल टू 1 बाई बीटा, जो आपका ट्रिक अभी भी काम करेगा, या 1 बाई बीटा आप लेके सीधे लिख दीजिए। तो 1 बाई बीटा, तो बीटा प्लस 1, बीटा ऊपर आ जाएगा। अब आप इंक्लाइन सरफेस पर जानते हैं यहाँ पर ये एम जी है, ये इंक्लाइनेशन या एलिवेशन यहाँ थीटा है, तो यहाँ पर भी ये थीटा होगा। ये कंपोनेंट यहाँ पर एम जी कॉस थीटा होगा, जो नॉर्मल इसको बैलेंस कर रहा है, और इधर एम जी साइन थीटा होगा, ये आप पढ़ चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं, घर्षण गुणांक, तो म्यू एन, और एन जो है एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पर जो है फ्रिक्शन फोर्स की जगह पर रख दीजिए। तो म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपान 1 प्लस अल्फा लिखिए, चाहे यहाँ पर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जो भी आया हो, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 10 में आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर म्यू का जो मान आ रहा है tan थीटा अपान 1 प्लस अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा आप लिख रहे हैं आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। शॉर्ट में ये फॉर्मूला तैयार हो गया। तो इसमें अगर कोई फ्रिक्शन है, जैसे अभी हमने लिया भी फ्रिक्शन फोर्स, तो उसका भी मेजरमेंट हो गया, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मेजरमेंट हो गया, ए का हो गया। इन पर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप रखिए, सीधे सॉल्व कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स कुछ क्लियर हो रहा होगा कि हमें किसी भी चैप्टर में जो फॉर्मूले लेंदे हैं उनकी प्लानिंग करनी होती है, उनको एक चार्ट बनाकर बाकायदे,
और उनमें से जो फॉर्मूले हैं, जो कोरिलेशन है, उनको शॉर्ट में किसी ट्रिक द्वारा कंप्लीट कर दीजिए। जब वो पूरा हो जाता है तो आपको इजी होगा याद करने में और समय को बचाने में। तो आप रोटेशनल मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो इम्पॉर्टेंट है, कह सकते हैं। कंपटीशन बेसिस से इससे प्रॉब्लम आते ही हैं, तो आपको कोई ना कोई प्लानिंग करना होगा समय को बचाने के लिए, जैसा कि हम समझा रहे थे। लिखने में रैंडम कहीं पर कोई पॉइंट अगर रेशियो वगैरह सॉल्व करने में मिस्टेक होता है तो आप ध्यान देंगे। बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं कि किस तरह से लिखा गया है और क्या प्रोसेस है, कैसे आप उनको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपको हमने कंप्लीट करके दिया। इसमें कुछ डिस्कशन हम टार्क या बलागुण के लिए ले रहे हैं। देखिए, टार्क या बलागुण के लिए तो डेफिनेशन के तौर पर आप ये लिखते हैं, मोमेंट ऑफ ए फोर्स about a given axis, moment of a force about a given axis is called टार्क या नोन एज टार्क। बहुत ईजी है। यदि हम किसी रिजिड बॉडी को किसी एक्सिस के सापेक्ष रोटेट कराते हैं, जैसे ये एक्सिस ले लीजिए, इसके सापेक्ष अगर आप रोटेट कराते हैं तो देखिए, इस पर आप कोई एक ऑब्जेक्ट पॉइंट लीजिए, इस पर फोर्स अप्लाई करिए, जैसे ये है अप्लाइड फोर्स। तो ये पॉइंट ऑब्जर्व किया है जिस पर आपने एक्शन फोर्स दिखाया है, ये पॉइंट आपने ऑब्जर्व किया जिसके सापेक्ष रोटेट कर रहा है। तो इसके बीच का सेपरेशन पोजीशन वेक्टर आर मान लीजिए ऐसे, और ये जो है इसके मैग्नीट्यूड और ये इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है अप्लाइड फोर्स। अब आप एंगुलर पोजीशन दिखाएंगे तो ये एंगल होगा बिटवीन आर एंड एफ। तो टार्क को आप लिखते हैं, ये रोटेशनल इफेक्ट है, ओमेगा यहाँ दिखाइए, एक्सिस है पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। जो टार्क आप लिखते हैं आर क्रॉस एफ, या टार्क को आप शो करेंगे आर एफ साइन थीटा इंटू एन का, कोई डायरेक्शन देंगे। मॉड ऑफ टार्क को आप दिखाते हैं आर एफ साइन थीटा, डायरेक्शन को आपने हटा दिया। या टार्क आप लिखते हैं तो आर इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, या यहाँ पर आर इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसको आप इसमें ले लीजिए। अर्थात टार्क को हम ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ये फोर्स का कंपोनेंट लिया गया, जैसे देखिए इसको ऐसे रिजॉल्व कर दे रहे हैं। ये फोर्स है, ये एंगल है, तो ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा, इधर एफ कॉस थीटा होगा। एफ साइन थीटा ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो आर इंटू एफ साइन थीटा। अगर आप चाहें तो इसको हटा दीजिए, यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ले लीजिए, जैसे ये पोजीशन वेक्टर है, आप यहाँ से कोई परपेंडिकुलर लाइन ले लीजिए, ऐसे दिखाइए, ये 90 है। तो आर का कोई कंपोनेंट आप लेना चाहते हैं, जैसे ये एंगल थीटा, ये थीटा होगा, तो ये डायरेक्ट इस पर ये आर साइन थीटा आ जाएगा, और ये परपेंडिकुलर होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर, इसको बी मान लीजिए। तो दूसरा आप लिख सकते थे टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो एफ इंटू ये हो गया आर साइन थीटा। तो दोनों सही हैं, आप इनमें से कोई पार्ट ले सकते हैं। नोट,
यहाँ से हम डायरेक्शन ऑफ टार्क तो नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन ऑफ टार्क तो आप कह सकते हैं इज नॉर्मल टू द प्लेन, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि टार्क का डायरेक्शन क्या होगा, तो नॉर्मल टू द प्लेन, तल के लंबवत होगा, और ये रिप्रेजेंट किया गया है नॉर्मल टू द प्लेन, तल के लंबवत आउटसाइड होगा। वैसे आप कॉमन कोई रूल तो नहीं, लेकिन ऑब्जर्व कर लिया गया है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, टार्क अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे, ऐसा कहा गया। बाकी कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं है कि अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हैं तो नेगेटिव, इसको नेगेटिव लेते हैं तो पॉजिटिव, लेकिन कहा गया कि इसको पॉजिटिव लीजिए, तो ये क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। तो ये डायरेक्शन हो गया, और डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मल होगा, आउटसाइड होगा, अर्थात डायरेक्शन ऑफ टार्क तो टार्क इज नॉर्मल टू द आर पर नॉर्मल होगा, या टार्क इज नॉर्मल टू द एफ, ये इस पर नॉर्मल होगा, या दोनों के प्लेन के नॉर्मल होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा, टार्क इज नॉर्मल टू द आर क्रॉस एफ, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि इस तरह से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, ये इसके पैरेलल है, क्योंकि ये खुद ही टार्क है और टार्क टार्क के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, अर्थात ये पैरेलल आप लिख सकते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या कहा गया है, किस तरह से ऑब्जर्व पॉइंट को लेना है, कैसे दिखाना है। इसमें आपको बताया जाता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क, टार्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, इस पर डिस्कशन होता है। तो देखिए, टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टार्क। याद करने का तरीका जैसे आप यहाँ पढ़ते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, अर्थात आप यहाँ पर आर इंटू एफ लेंगे, यहाँ पर आर इंटू पी लेंगे अपॉन डी टी, तो यहाँ पर ये टार्क हो गया, यहाँ पर जे हो गया, ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह से कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण कहलाती है। अब यहाँ से हम और ब्रेक कर दे रहे हैं, जैसा कि जे को हमने कहा कि आर क्रॉस पी है अपॉन डी टी, तो आर और इसको हम एम वी लिख दे रहे हैं, पी को, देखिए संवेग को डी टी, या आप मास को अलग कर दीजिए, यहाँ से देखिए तो डी आर इंटू वी को आर ओमेगा ले लीजिए डी टी, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखते हैं, अगर कांस्टेंट है यहाँ से, तो आप देख सकते हैं या वेरिएबल ले लीजिए, अगर वेरिएबल लेते हैं तो यहाँ से एम आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, तो आपको एक नया प्रूफ यहाँ से मिल जाएगा। आपको अगर वेरिएबल लेते हैं तो ये आई की वैल्यू आई इंटू अल्फा, तो इस तरह से हम आपको टार्क को एक रिलेशन के रूप में दिए आई इंटू अल्फा। हालांकि एल्जेब्रिक प्रोसेस में ये देखा जाता है, यहाँ आई को इस तरह से डिफरेंट पार्टिकल के लिए एम आई आर आई का स्क्वायर आई 1 से लेकर एन तक के लिए है, और आगे ये ओमेगा है।
तो आप टार्क इक्वल टू आई अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा है तो टार्क इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा आप लिखते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर थ्योरेटिकल भी प्रॉब्लम आपको दिए जाते हैं। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम क्या है ये आपको ध्यान देना होगा। थ्योरी में ये कहा जाता है, थ्योरेटिकल में आप ध्यान देंगे कि इफ टार्क इक्वल टू 0, किसी घूर्णन करते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण ना कार्य करे, टार्क को 0। इफ टार्क अप्लाइड ऑन रोटेटरी ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, तो जे की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अब जे को आप डिफाइन करते हैं आई ओमेगा से। अगर ये कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं कि टू डिफरेंट केसेस के लिए, जैसे I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यहाँ से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। I2 ओमेगा 2 ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हम इनमें इस तरह के कुछ टिप्स आपको देते हैं, प्रॉब्लम वगैरह बताया जाता है कि जैसे अर्थ का रेडियस रिड्यूस करके हाफ कर दिया जाए तो एक दिन का टाइम पीरियड क्या होगा। ऐसे प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं इसमें रखकर। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आप सुन लीजिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको आप ध्यान देंगे। जैसे कि अर्थ सन के अराउंड किसी इलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रही है, तो कहा जाता है कि इनमें से किस नियम को संरक्षित रखा जाता है। यथा ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण। तो आप कह सकते हैं कि अर्थ जब इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करती है, या जिसको लगभग सर्कुलर अगर आप शो करना चाहें, हालांकि इलिप्टिकल बताया गया है, तो रोटेट करते समय उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या टार्क अप्लाई नहीं होता है, अतः इसका कोणीय संवेग संरक्षित होगा। कोणीय संवेग संरक्षित होगा तो इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। ऐसे एप्लीकेशन। दूसरा, जब कोई जिम्नास्ट किसी बेस से जंप करता है स्पेस में, तो अपने बॉडी को टर्न करता है। जैसे बॉडी को टर्न करता है उसकी आई कम होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कम हो जाती है, जड़ता गुण का मान कम हो जाता है, और जे के नियत होने के कारण ओमेगा का मान बढ़ जाता है, अर्थात कोणीय वेग बढ़ जाता है। तो जब वो जंप करके बॉडी को सिकोड़ता है, अपने घुटने को और सर को मिलाता है, या किसी एंगल में चेंज होकर अपने बॉडी की पोजीशन को सिंक कर लेता है, तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है और वो कई साइकिल चक्र लेते हुए फिर वो नीचे आता है और टकराने से पहले अपने पोजीशन को सीधा करके वो एक निश्चित पर्टिकुलर पोजीशन में लैंड कर लेता है। तो ये आपको ध्यान बताया गया कि हम किसी विधि द्वारा, जैसे आप हाथ में एक रस्सी, एक छोटे से कंकड़ या पत्थर को बांट कर रस्सी और हाथ के माध्यम से उसको लगातार घुमाइए और धागे को लिपेटते जाइए। जैसे जैसे धागा लिपटता जाएगा, अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना बंद कर दें तो लास्ट में लिपटने की दर तेज़ी से बढ़ जाती है, क्योंकि रस्सी के कम होने से आई घटता है, ओमेगा बढ़ जाता है। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इस पर ध्यान देंगे। दूसरा जो बहुत ईजी था, हमने बताया कि I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। जैसे इसमें mr स्क्वायर या R1 ले लीजिए ओमेगा 1, mr2 स्क्वायर ओमेगा 2, मास कैंसिल हो गया। R1 में जैसे हमने कहा है इसको RE मान लीजिए, अर्थ की रेडियस 2 पाई T1 को T1 अभी लिखे रहने दीजिए। R2 पहले का रिड्यूस कर दिया गया है, ये स्क्वायर है हाफ, तो जब स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा।
2π/T2 कैंसिल हो गया, ये। तो जो T2 है आप निकाल सकते हैं T1/4। जो 24 आवर है डिवाइड कर दीजिए 6 आवर। तो इस तरह से आप इनके टाइम पीरियड वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, इजी था। और भी आप प्रयास कर सकते हैं। यह आपको हमने अभी बताया था कि जो रोलिंग मोशन में ट्रांसलेटरी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना % होता है, तो आपको अभी सॉल्व करके दिया गया। उसमें 500/7 या जो भी आया हो % आप रखिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। या रोटेशनल का ये कितना % आता है, तो शायद 200/7 या जो भी आया होगा रखिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स इजी हैं, अगर आप उनको ट्रिक से सॉल्व करें तो आसानी से आ जाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रोल करते हुए स्लाइड कर जाता है, जैसे ये इस तरह से बताया गया। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से इफेक्टिव है, टोटल लेंथ है। अगर ये विदाउट स्लिपिंग ऐसे फास्ट डाउन करता है तो आप कह सकते हैं कि टकराते समय वेग r⍵, या r की जगह L⍵ होगा। बाकी आप इसमें जैसे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन रोटेशनल एनर्जी, यहाँ पर ऐसे रख दीजिए। जो H है ये इफेक्टिव यहाँ से होगा, वेट का इफेक्ट यहाँ से है, तो mg/L/2। और जो रोटेशन है इन पॉइंट से है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इन ले रहे हैं आप रॉड, तो 1/3 ml² × ω²। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर 3gl = L² अगर v का मान है तो ये देखिए रूट में कर दीजिए, तो √3gl = v/cm, क्योंकि v = L⍵ है। तो ऐसे प्रॉब्लम को ध्यान देना होगा, आप रखकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनमें आगे भी प्रॉब्लम आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही वीडियो। आप इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। आपको PDF फाइल में प्रॉब्लम दे दिए गए हैं, उनको आप देखते रहें। तब तक के लिए तैयारी करें।